हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है MEC स्टडी में। और आज हम लोग ज्योग्राफी का सेट 1 को प्रैक्टिस करने जाएंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये सब 35 क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि ज्योग्राफी में 30। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए है इरास्तोनीज, बी है अरस्तु, सी है स्ट्रैबो और डी है टॉलमी। तो इसका आंसर होगा आपका इरास्तोनीज, जो कि सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी इलायची पहाड़ी, ऑप्शन सी अन्नामलाई, ऑप्शन डी नल्लामलाई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी है आपका कृष्णा। तो इसका आंसर होगा गंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका गंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए है सर जेम्स जीन्स, ऑप्शन बी है लैप्लस, ऑप्शन सी है कांट और ऑप्शन डी है जेफरीज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन ए में क्या दिया है सर जेम्स जीन्स, ऑप्शन बी में लैप्लस, ऑप्शन सी में कांट और ऑप्शन डी में जेफरीज। इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक है, ए में क्या है सर जेम्स जीन्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में निकल और तांबा। निकल जो एक है वो धातु का नाम है, ठीक है, मेटल है, तो निकल और तांबा। ऑप्शन बी है तांबा और लोहा। ठीक है, ऑप्शन सी है निकल तथा लोहा और ऑप्शन डी है लोहा तथा चूना। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी निकल और लोहा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है द्रास, ऑप्शन बी है पहलगांव, ऑप्शन सी है श्रीनगर और ऑप्शन डी है गुलमर्ग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए द्रास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए द्रास इसका आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए है कार्ल रिक्टर। ठीक है, ऑप्शन ए है कार्ल रिक्टर, ऑप्शन बी है विडाल डी लाब्लास, ऑप्शन सी है स्ट्रेबो, ऑप्शन डी है अरस्तु। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ए कार्ल रिटर। ठीक है, कार्ल रिटर जो थे वो प्रादेशिक भूगोल जो है किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इसका आंसर क्या है कार्ल रिटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया कि निम्नलिखित यमोत्तर में कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है। निम्नलिखित यमोत्तर में कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए में 69 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, 90 डिग्री 30 मिनट या 75 डिग्री 30 मिनट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में पूछा गया है निम्नलिखित में से, है ना, इसमें पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन ए जॉर्ज, ऑप्शन बी डेल्टा, ऑप्शन सी जलोढ़ पंख, ऑप्शन डी बाढ़ का मैदान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए जॉर्ज। ठीक है, तो मतलब कि जिसमें क्या होता है, जब नदी बहता है ना तो वहाँ पे एक अपरदन, अपरदन का मतलब मिट्टी का कट जाना, तो उस तरह से जॉर्ज बनता है। एक सॉइल इरोजन की वजह से होता है, या नदी के बहने के बाद जो मिट्टी जो आसपास की होती है वो कटने लगती है, तो इस तरह का भू आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसका नाम जॉर्ज है, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? 10 में बोला गया कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है। मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी लेटराइट मृदा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन आपको बताया गया है। इसमें आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर है ए जलोढ़ मृदा। यानी कि जलोढ़ मृदा जो है वो सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार का होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। निम्नलिखिट में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? ए आर्कटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी हिंद महासागर। तो ऑब्वियसली आपको अगर आंसर पता होगा तो आप जानते ही होंगे किसका आंसर होगा ए आर्कटिक महासागर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि किस राज्य में लोकताक झील स्थित है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो अगर आपको आंसर पता होगा तो आपको पता ही होगा कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यानी कि लोकताक झील जो है वो कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ओजोन। पता होगा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसने पढ़ा होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, तो 13 का बी ओजोन, क्योंकि ओजोन एक लेयर है जो कि पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है और मतलब चारों तरफ से एक तरह सुरक्षा कवच बना के रखा हुआ है, जिस वजह से पराबैंगनी किरणें हमारे पास नहीं पहुंच पाती है और हम लोग का जो त्वचा है और जो हमारे पास जो बीमारियां आती है ऊपर से, कौन सा बीमारी? स्किन कैंसर, क्योंकि पराबैंगनी किरणों के शरीर पर पड़ने पर स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो उससे रक्षा करता है कौन? ओजोन लेयर। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है। ऑप्शन ए केवल पौधे, ऑप्शन बी केवल प्राणी, ऑप्शन सी सभी जैव एवं अजैव जीव, ऑप्शन डी सभी जीवित जीव। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर होगा सभी जैव और अजैव जीव। ठीक है, अब जैव और अजैव जीव क्या होता है? लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात किया जा रहा है। सभी किस में आते हैं? जैव मंडल में आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि भारत के किस राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आती है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो 15 का आंसर होगा बी। 15 का आंसर कौन सा होगा? बी इसका आंसर होगा। असम में सबसे अधिक बाढ़ आती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से किन पवनों को हिमपछी अथवा हिमहरिणी कहा जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से किन पवनों को हिमपछी अथवा हिमहरिणी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है स्थल समीर, ऑप्शन बी लू, ऑप्शन सी फॉन, ऑप्शन डी चिनूक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है चिनूक। 16 का डी, चिनूक जो है इसको हम लोग उन हवाओं को क्या बोलते हैं? हिमपक्षी अथवा हिमहरिणी। हिमहरिणी है, ठीक है ना, ध्यान से अब देख सकते हैं, ये हिमपक्षी या हिमहरिणी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ पे? ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी मासिन राम, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। तो इसका सीधा सीधा आंसर है बी, मासिन राम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 18 में देखें तो पूछा गया है कि नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है मनोरंजन, ऑप्शन बी है पालतू जीवों के लिए, ऑप्शन सी है शिकार के लिए और ऑप्शन डी है संरक्षण के लिए। फिर से आप ऑप्शन सुन लें। ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी पालतू जीवों के लिए, ऑप्शन सी शिकार के लिए, ऑप्शन डी संरक्षण के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी, संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। संरक्षण यानी कि फॉर कंजर्वेशन, जो जीव बहुत लुप्त होते जा रहे हैं उसको बचाने के लिए और भी अन्य पेड़ पौधों को बचाने के लिए जो कि बहुत कम पाए जाते हैं, इसीलिए नेशनल पार्क और पशु विहार बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि थाईलैंड हमारा पड़ोसी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? ए हीरा, बी बेसाल्ट, सी ग्रेनाइट और डी क्वार्ट्ज। इसका आंसर होगा हीरा। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ भी बोला जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? हीरा ही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है कि ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है ना? मैंने पढ़ दिया है कौन सा बल उत्तरदायी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है कि ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? ए पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, बी चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सी सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और डी कॉरिलस शक्ति। कॉरिलस शक्ति है यानी कि फोर्स है जो कि लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है और आपको अगर आंसर पता है तो आप कमेंट भी जल्दी से कर दिया कीजिए कि हाँ हमको ये आंसर पता था। ठीक है, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 21 का आंसर डी है, ये है कॉरिलिस फोर्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया कि सिमलीपाल जीवमंडल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल जीवमंडल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, एक्चुअली सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ पे मतलब कि सुरक्षित रखा जाता है। रिजर्व का मतलब बचा के रखना, वही जो मैंने थोड़ा देर पहले कहा आपको कि कुछ जीव जंतु को जो कि लुप्त होते जा रहे हैं उसको बचाया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपसे पूछा गया, ऑप्शन ए में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा आंसर होगा ये आप बताएं कमेंट में, तब तक मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका डी उड़ीसा। सच में सिमलीपाल जीवमंडल कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से
आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? ए पछाब, बी वर्षा मेघ, सी अस्तरी और डी कपासी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ए। ठीक है, पछाब। पछाब जो है वो सबसे ऊंचा बादल होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24 में बोला गया है कि भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? ए वायुमंडलीय, बी भौमिक, सी जलीय और डी जीवमंडलीय। यानी क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया कि भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा? तो ऑब्वियसली भूकंप कहाँ आता है? हवा में तो आता नहीं है, वो जमीन पे आता है, इसलिए भौमिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 में चलते हैं। 24 का पता चल गया ना कि 24 का आंसर क्या होगा? भौमिक, यानी कि जो भूकंप है वो जमीन पे ही आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का बात करें कि चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? ए संगमरमर, बी स्लेट, सी बलुआ पत्थर और डी जिप्सम। इसका आंसर होगा ए संगमरमर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग देखेंगे कि 26 में क्या बोला जा रहा है। 26 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? ए गुजरात का कच्छ, बी राजस्थान का पूर्वी भाग, सी अरावली की पहाड़ियाँ और डी आंध्र प्रदेश का आंतरिक भाग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? ए गुजरात का कच्छ जो है वो अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। सूखा तो आपको पता ही होगा, वहाँ फसल उसल होने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है कि दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है? ठीक है, कौन सी नदी? यहाँ जो देखिए नदी दर्शाया गया है ना, वो कौन सी नदी दर्शाई गई है? ए गंगा, बी कृष्णा, सी नर्मदा और डी सिंधु। तो आपको पता चल गया होगा, अगर आपने अच्छे से मैप को समझा होगा तो आपको पता होगा कि जो नदी है वो कौन सा नदी है? वो है नर्मदा। ठीक है, ये नदी कौन सा है? नर्मदा नदी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया कि निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन या रात सबसे बड़ा होता है? निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन तथा रात, यानी दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी ध्रुव, ऑप्शन डी विषुवत रेखा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका ध्रुव। ठीक है, ध्रुव यानी कि पोल पर सबसे लंबा दिन, यानी कि बड़ा दिन और बड़ा रात भी होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 28 तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत आ रहा होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि भारत के रेखा मानचित्र में दिए गए मरुस्थल की पहचान कीजिए। तुमको पता है कि मरुस्थल का नाम क्या है? हमारे भारत में सबसे मेन मरुस्थल कौन सा है? तो ऑब्वियसली मरुस्थल कहाँ होगा? राजस्थान में ही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत के रेखा मानचित्र में, रेखा मानचित्र मतलब इसका बात किया गया है। ठीक है, ये भारत के रेखा मानचित्र में दिए गए मरुस्थल की पहचान कीजिए। तो मरुस्थल तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, डॉट डॉट करके दिया गया है। तो उसका पहचान करना है कि कौन सा मरुस्थल है। ए सहारा, बी अटाकामा, सी थार और डी गोबी। ऑब्वियसली इसका आंसर थार होगा। ठीक है, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जिनको पता होगा, अब थोड़ा बहुत भी जानकारी होगा अपने देश के बारे में तो वो बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 30 में क्या बोला गया कि इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है? इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है? ए मूल पदार्थ, बी स्थलाकृति, सी वनस्पति और डी विकास की अवधि अथवा समय। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी वनस्पति। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी वनस्पति। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है? कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा यानी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी पिटमय मिट्टी। ठीक है, तो आपको अगर जानकारी होगा, आपने अगर मिट्टी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसका आंसर होगा जो, यानी कि जो कपास है वो सबसे अच्छा काली मिट्टी में होती है। ठीक है, तो कपास जो है यानी कि जो आप बोल सकते हैं रुआ, है ना, जिससे धागा भी बनता है और कपड़े भी बनते हैं, तो कपास सबसे अच्छा काली मिट्टी में उगाई जाती है, उसका पेड़ अच्छा खासा होता है उसमें काली मिट्टी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है, ए भूकंप, बी सुनामी, सी भूस्खलन और डी परमाणु विस्फोट। तो देखिए प्राकृतिक आपदा का मतलब जो प्राकृतिक की तरफ से आता है, तो भूकंप प्राकृतिक की तरफ से आता है, सुनामी आता है, भूस्खलन आता है, लेकिन परमाणु विस्फोट कोई आदमी ही कर सकता है। मतलब जब झगड़ा वगड़ा होता है ना, तब जाकर के परमाणु विस्फोट होता है। परमाणु बम से जब झगड़ा होगा ना तो पूरा दुनिया समझ लीजिए कि गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको पता है परमाणु विस्फोट क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये लोगों के बीच अगर झगड़ा हो, देशों के बीच झगड़ा हो, परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा तब ऐसा होगा परमाणु विस्फोट, और ये प्राकृतिक आपदा नहीं, ये मानवीय आपदा है। ठीक है, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो तो बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ठीक है, तो 33 में क्या बोला गया आपको, क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन 33 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है? इसका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड और सी नाइट्रोजन और डी हाइड्रोजन। तो चार ऑप्शन में आपको पता है कि बी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए मानचित्र में कौन सी चोटी दर्शाई गई है? अब यहाँ दर्शाई कहाँ गई है वो तो दिखाई नहीं दे रहा, बट फिर भी हम लोग देख सकते हैं क्या पूछा जा रहा है। दिए गए मानचित्र में कौन सी चोटी दर्शाई गई है? चलिए इसको हम लोग थोड़ा जूम करके देखते हैं। शायद हमको लगता है कि ये इसके बारे में पूछा जा रहा है, ये वाला है ना। चलिए देखते हैं ये कौन सा है, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं ना। तो चलिए थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। अब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है K2, ऑप्शन बी में डोडा बेटा, ऑप्शन सी में माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी में महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, तो ऑप्शन तो आपका 4 है, इसका आंसर बताइए क्या होगा कमेंट में जल्दी से। ठीक है, आप कमेंट भी करते जाएंगे तो पता चल जाएगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। थोड़ा सा मैं टाइम भी ले लेता हूँ ताकि आपको बता दूँ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सी, यानी कि माउंट एवरेस्ट को दर्शाया गया है। तो हाँ बिल्कुल, नेपाल में माउंट एवरेस्ट आपको पता है, काठमांडू में पड़ता है वो, सदी वहीं पे ये पूछा गया था। तो हम लोगों ने सही पकड़ा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, और ये ज्योग्राफी में 35 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महाद्वीपीय, ये बीच में बार बार चलाता है ना। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए आर्थर होम्स, बी वेगनर, सी मॉर्गन और डी बुलार्ड। ठीक है, तो अगर आपको याद है तब तो ठीक है, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वेगनर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको 35 क्वेश्चन जो है, 35 मतलब 35, ये वाला 35 क्वेश्चन ज्योग्राफी का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत है और आपको और भी किसी चीज़ का आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज़ है कोशिश करूँगा कि आपको सारा का सारा प्रीवियस ईयर का भी बता दूं और इस ईयर का भी बता दूं जो भी आने वाला है। ठीक है, वैसे अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।